हेलो बच्चों, देखो हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग का मेनली फोकस रहेगा आईआईटी और नीट के एग्ज़ाम को लेकर। हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे आईआईटी और नीट को लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि आईआईटी जेईई अगर निकालना चाहते हैं, नीट निकालना चाहते हैं, तो फुल कोर्स हम इस बार देने वाले हैं यूट्यूब पे, कंप्लीट कोर्स। ठीक है, तो पूरा बढ़िया कंटेंट के साथ। ठीक है, और आपको बालाजी बुक एन अवस्थी हो, एम एस चौहान हो, बीके जायसवाल हो, उन सारे बुक का आपको सोल्यूशन मिलेगा। उस लेवल का बुक को हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में। सबसे पहले जानेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है, फिर उसके पार्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो है, ठीक है, साइंस का ही ब्रांच है, साइंस में ही पढ़ते हैं। तो साइंस का ब्रांच है, इसमें देखना हम लोग देखते हैं कि कभी कदार अगर दवाई लेने जाते हैं या मेडिकल शॉप में जाते हैं, तो मेडिकल में उसका कॉम्पोजिशन लिखा रहता है, तो उसका स्ट्रक्चर कंपोजिशन लिखा रहता है। तो हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री जो है, एक बात यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगी, केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, तो लिखते इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है बेटा, इन विच वी स्टडी अबाउट, ठीक है, स्टडी अबाउट, ये तो खानदानी लाइन है, जब से जन्म लिए तब से पढ़ रहे हैं, खानदानी चीज़ है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, इन विच वी स्टडी अबाउट सबस्टांस। किसके बारे में? सबस्टांस प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड देयर चेंजेस, इसके चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें क्या पढ़ते हैं? चेंजेस करने का मतलब हो गया कि केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं केमिकल रिएक्शन ना लिख के चेंजेस लिख दिए। ठीक है, कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। तो केमिस्ट्री को हम लोग 3 रूप से मेन जो भी 11th में पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें है, सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री है? फिजिकल केमिस्ट्री। भाई साहब, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है सर? देखो भाई, 9th में हम लोग कौन सा केमिस्ट्री पढ़े थे? 9th में हम लोग पढ़े थे फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री पढ़े थे? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े थे। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग 9th में पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है कि ना, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, सब प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री में आता है। फिर आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई साहब, इसमें क्या होता है? हम लोग स्टडी करते हैं किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में? टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर से मेरी बात को समझो, किसके बारे में पढ़ते हैं भाई साहब? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटलिस्ट हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ, किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूँ, किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूँ तो एटलिस्ट बालक क्या होना चाहिए? कम से कम कार्बन एंड हाइड्रोजन एटलिस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट होना ही चाहिए, बाकी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जांपल अगर हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे मैं CO2 लिखा, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? नहीं, इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। सर CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है? हाँ जी, कार्बन हाइड्रोजन दोनों है। सर H2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं सर, नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सर अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है? हाँ जी है जी। अल्कोहल जो शराब वगैरह जो, ये तो ऐसे शराब वाली नहीं है, अल्कोहल का ग्रुप है। शराब जो हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल होता है, C2H5OH, इट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है सर, HCl ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं सर, और HCl नहीं है सर। अब कुछ लोग ज्ञानी इंसान क्या करेंगे, हाइड्रोजन और एक कार्बन समझ लेंगे, नहीं क्लोरीन है,
मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो HCl को ऑर्गेनिक समझते हैं, हाइड्रोजन को कार्बन को एक साथ समझ लेते हैं। नहीं, ये क्लोरीन है, वो कार्बन वाला कार्बन नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर एक आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, है ना, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर जो रेस्ट कंपाउंड बचा वो कौन सा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक ना, ठीक है। तो स्टडी अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना भाई साहब, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। सर एग्जांपल दे दीजिए सर, एग्जांपल दे देता हूँ सर, जैसे HCl, H2O, PH3, PCl3, PCl5, HNO3, ये सारे के सारे कौन सा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें देखो कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक। तो ये बेसिक फंडा था जो मतलब स्टार्टिंग में हम लोग को जान जाना चाहिए कि भाई केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो एक बार इसका आप लोग लिख लें, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं हम लोग कि सर जो बेसिक हो गया जान लेते हैं, सर सिलेबस क्या है, फिजिकल का क्या है, ऑर्गेनिक का क्या है और इनऑर्गेनिक का क्या है, ठीक है। देखिए, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं मैं, ठीक है भाई साहब। फिजिकल केमिस्ट्री 11th क्लास का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट या सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मोल कंसेप्ट या इसी को बोलते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कोई लोग इसको स्टोकियोमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर में एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो अब चैप्टर है, अब जो चैप्टर जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें से जेई एडवांस के सिलेबस में है, जेई मेंस के सिलेबस से डिलीटेड है। क्या है? डिलीटेड है। जेई मेंस के सिलेबस से क्या है? ये डिलीटेड है। जेई मेंस का सिलेबस हो या नीट के एग्ज़ाम से क्या है? ये डिलीटेड है। स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं आता, लेकिन एडवांस का प्रॉब्लम एडवांस में आता है, इसलिए जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के हेल्प से बनेंगे, इसलिए जानना जरूरी है। फिर आएगा इसमें थर्मोडायनामिक्स, इसी में दो पार्ट आ जाएगा, थर्मोडायनामिक्स और थर्मो केमिस्ट्री। फिर आ जाएगा इक्विलिब्रियम, वो भी दो, एक केमिकल एक आयनिक, केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है भाई साहब। सबका मान के चलिए एक एक सवाल हर सेक्शन से रहे, एक इससे जेईई मेन से बता रहा हूँ, एक इससे रहेगा, एक इससे और दो इससे रह सकते, दो या एक रहते हैं। फिर आता है रेडॉक्स, सबसे इजी चैप्टर रेडॉक्स, फ्री में नंबर भैया, एकदम फ्री में, जाओ वो लूट लो, ऐसा है। रेडॉक्स आप लोग पढ़े होंगे 10th में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत आसान चैप्टर है, ये भी आसान चैप्टर है, ये भी बहुत आसान चैप्टर है। ये इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ये और ये सब मतलब मोर और लेस सब आसान चैप्टर हैं, लेकिन एक होता है कि फ्री का नंबर अगर मैं बोलूँ तो ये और ये चैप्टर आपको फ्री का नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये रेडॉक्स ये हो गया 11th का सिलेबस। 12 इसी में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक चैप्टर आएगा फिजिकल केमिस्ट्री का, सॉलिड स्टेट। इट इज़ ऑल्सो डिलीटेड फ्रॉम जेईई मेंस, जेईई मेंस से क्या है? डिलीटेड है। क्या है? डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है। फिर आता है तुम्हारा सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर? लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन। फिर आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
भाई साहब एक बात बता देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बढ़िया पढ़ना, जेई टाइप का, तुम जेई एडवांस लेवल टाइप का, आपका रेडॉक्स और इक्विलिब्रियम बढ़िया होना चाहिए, खासकर रेडॉक्स और इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, तब थोड़ा फील आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद आता है एक सरफेस केमिस्ट्री, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। और भाई सॉलिड स्टेट का कहानी में बता दो, उसको केमिस्ट्री ना बोल के मैं मैथ बोल देता हूँ, 9th-10th का मैथ, 9th-10th का सिंपल ज्योमेट्री का मैथ में बोल सकता हूँ उसको सॉलिड स्टेट का, कहीं फील ही नहीं होगी केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, और थोड़ा बहुत मॉडर्न फिजिक्स घुसा देता है, सेमीकंडक्टर इसम वगैरह। सरफेस केमिस्ट्री पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी रटी है, काम बनाइए क्या, इसलिए इसको जेईई मेंस भी डिलीट किया है, ये भी डिलीटेड है, जेईई मेंस से क्या है, डिलीटेड है, जेईई मेंस से क्या है, डिलीटेड है भाई। बाकी जेईई एडवांस में है, जिसमें जेईई मेंस में डिलीटेड, सिर्फ जेईई मेंस में, एडवांस में नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, एक चैप्टर 2, 3, 4, 5, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 क्वेश्चन है जेईई मेंस और जेईई एडवांस को मिला के, जिसमें से जेईई मेंस में कौन कौन है, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर और 3 चैप्टर जो है जेईई मेंस में डिलीटेड है, ठीक है। उसमें भी कुछ बात कर लेते हैं। ये जो सारे चैप्टर है 12th क्लास के, कब के हैं, 12th क्लास के चैप्टर है, और ये जो चैप्टर है सारे 11th क्लास के, कहाँ के हैं, 11th क्लास में पढ़ना है हमको। एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक जैसे सिंगेज का बुक जो होता है स्टैंडर्ड बुक है, सिंगेज का बुक है, या फिर बालाजी बुक जो मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए, थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों चाहिए अच्छा में, तो सिंगेज का बुक लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है भाई साहब, तो थोड़ा हम इसको बेसिक से जानेंगे, ठीक है। पहले एक नेमिंग का उतना क्रेज नहीं था, नेमिंग वगैरह नहीं पूछता था, लेकिन अब नेमिंग वगैरह भी पूछने लगा। लास्ट बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी नेमिंग पूछा था, ठीक है। तो क्या है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर है इसी में एक नेक्स्ट जो है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है, इसमें हमको पढ़ना है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है भाई साहब। फिर थोड़ा बहुत ऐसे ये सारे जो जैसे ये चैप्टर सब एनसीईआरटी में देखो तो एक ही चैप्टर में, लेकिन वास्तव में इस चैप्टर में बहुत सारा चीज़ है। एक मैं पढ़ाऊँगा तो कम से कम 20-30 क्लास लगेंगे, तब बढ़िया से जाके कंप्लीट होगा। फिर आएगा आपका GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भाई साहब बहुत तगड़ा चैप्टर है, ये बहुत मज़ा भी आता है पढ़ने में, और इसी से ही सब ऑर्गेनिक जुड़ा हुआ है, मतलब रीढ़ की हड्डी ऑर्गेनिक का, इसके बिना आप पढ़ नहीं सकते ऑर्गेनिक। GOC। फिर आता है आइसोमेरिज्म, 10th में भी पढ़े थे, इससे एक सवाल फिक्स रखिए आइसोमेरिज्म से, ठीक है। आइसोमेरिज्म मेरे समय में मैंने जब एग्ज़ाम दी थी उस समय भी आया था मेरा सवाल, मैंने इसको सही बनाया था, गलती नहीं बनाया था। आइसोमेरिज्म से एक सवाल आया था, ठीक है। और जेईई का एग्ज़ाम का क्वालिटी होता है, आप जो सोचिएगा वो ऑप्शन में भी होगा, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि जेईई इस प्रकार से ऑप्शन सेट करता है कि आपके दिमाग को जानता है वो, लेकिन आप उसके दिमाग के काबिल नहीं रहते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म। फिर आएगा आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। फिर एक चैप्टर आएगा आपका ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ये सारे जो है 11th के टॉपिक है, ये सारे क्या है 11th का टॉपिक है। फिर आएगा 12th का टॉपिक आ जाएगा भाई साहब, 12th का टॉपिक आ जाएगा, जैसे आप कह सकते हैं हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन, नाइट्रोजन हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, हेलोएल्केन एंड
हेलोएरिन, ठीक है। ऐसे एक चैप्टर और इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं, ठीक है। ये तो हो गया। अलग अलग मैं पढ़ना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार भी चैप्टर पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं अलग अलग बांट के। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस पर एक चैप्टर ही आ जाएगा, क्योंकि एजेंट रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर एक चैप्टर ही है आपके MS चौहान वाले बुक में, बालाजी वाली बुक में। फिर आ जाएगा तुम्हारा हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड, हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड या हेलो एल्केन या हेलो एरिन BC को बोलते हैं। ये 12th का है, ठीक है। लेकिन 11th में ये इतना पढ़ लोगे कि 12th में सब बातें एकदम तुरंत क्लियर हो जाएंगे। हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड के बाद है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। फिर है कार्बोजेलिक एसिड, कार्बोजेलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजेलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर आएगा नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड कौन कौन आ जाएगा, फिर से देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, कार्बोजेलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, ठीक है। नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स। फिर कौन सा एक चैप्टर आएगा, बायोमोलिक्यूल्स, कौन सा, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है भाई साहब। फिर एक आएगा पॉलीमर्स, फिर एक आएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। एवरीडे केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। फिर एक चैप्टर आएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वास्तव में 11th का चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। इसको मैं एक ही जगह रखता हूँ सबमर्ज करके, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी लिखता है कहीं कहीं। देखो भाई साहब, ये सारे जो है, ये जो मैं नीचे वाला दिखा रहा हूँ, ये जेई मेंस के सिलेबस से डिलीटेड है। जेई मेंस के सिलेबस से क्या है, डिलीटेड है। जेई मेंस के सिलेबस से क्या है भाई साहब, डिलीटेड है, ठीक है। जेई मेंस के सिलेबस से डिलीटेड है। मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर से बता देता हूँ। मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स। अभी देखो सब लग रहा हो कि क्या क्या लिखा हुआ है। अभी आप लोग क्या बोलते हैं, नए हैं, 10th से 11th में गए हैं, वैसे बच्चे हैं, ठीक है। और मैं एक बात बताता हूँ, 10th से 11th में जो बच्चे जाते हैं उनको कद्दू नॉलेज कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं आता है, तो उनको मतलब समझो कोड़ा कागज है, उस पर जो लिखोगे वो सब सही है। अब मट्टी के घरे की तरह है, जैसा शेप दोगे वैसा चलेगा। अब तुम पे डिसाइड करता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, नॉर्मल पढ़ना चाहते हो कि बढ़िया पढ़ना चाहते हो। बहुत सारे आपके ज़िंदगी में ऑप्शन है, या तो 2 साल चिल करो, मस्त पढ़ो नॉर्मल, और नॉर्मल ज़िंदगी जियो, और फिर जब ज़िंदगी आएगा तो फिर कष्ट में। और या फिर एक ऑप्शन और है कि यही 2 साल तुम जम के मेहनत कर दो, किसी भी IIT NIT में चल जाओ, भैया लाइफ सेटल है। IIT NIT वाला की तो बातें अलग है, और IIT का इसलिए बात अलग है क्योंकि इसके नाम में आई लगता है, इंडियन। यही सबसे बड़ी बात है, इंडियन लगना ही सबसे बड़ी बात है। चलिए इसको लिख लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। इनऑर्गेनिक का सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। किसका सिलेबस, इनऑर्गेनिक का। ठीक है, इनऑर्गेनिक का सिलेबस देख लेते हैं भाई साहब। तो इनऑर्गेनिक का जो सिलेबस है, इनऑर्गेनिक का जो सिलेबस है, इनऑर्गेनिक का सिलेबस है, सबसे पहले जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, पीरियोडिक
टेबल, फिर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिकल बॉन्डिंग ही इसको बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, फिर एक चैप्टर आता है हाइड्रोजन, डिलीटेड फ्रॉम जेई मेंस। जेई मेंस से क्या है, डिलीटेड है, डिलीटेड है भाई साहब। हाइड्रोजन के बाद आता है S ब्लॉक, इट इज ऑल्सो डिलीटेड। फिर आता P ब्लॉक, ये है P ब्लॉक पढ़ना है, ठीक है। फिर आता D एंड F ब्लॉक, ये भी पढ़ना है। फिर आता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत सुंदर चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत मतलब बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मतलब चैप्टर है, ठीक है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। देखो इस बार D और F ब्लॉक से दो कंपाउंड जो बड़े फेमस है चैप्टर में पढ़ना है, एक है पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। इतना मतलब इस बार जो भी एग्ज़ाम हुआ जनवरी का, ये इस बार इसमें तो हर बार किसी न तो एक सेशन में 1-2 सेशन बीच करके ये सवाल था D एंड F ब्लॉक से, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट कि कलर क्यों शो करता है। जनरली उसका नेचर होता है कलर नहीं शो करने का, फिर भी कलर क्यों शो कर रहा है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सब चैप्टर से एक वेटेज है आपको। ये सबसे बेसिक चैप्टर है, ये एकदम बढ़िया होना चाहिए भाई साहब, इसके साथ नो चीटिंग। अगर ये बढ़िया है तो सब बढ़िया, ये खराब तो सब खराब, ये बढ़िया तो सब बढ़िया, ये खराब तो सब खराब, ठीक है। तो ये आपका जो है सिलेबस है जेईई मेंस और जेईई एडवांस और नीट को देखते हुए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं सिलेबस चैप्टर पे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ भाई साहब। माटी कहे कुम्हार से, अब देखिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम बेसिक चीज़ और कुछ भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक, ठीक है। मैं इतना मान के चलता हूँ सब लोगों को कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इतना तो मालूम होगा सबको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है इतना मैं मान के चलता हूँ कि सबको आता हो। एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, एटॉमिक नंबर की, ठीक है। तो सबको मालूम है भाई साहब, ये तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, मोस्ले एक्सरे एक्सपेरिमेंट, मोस्ले एक्सरे एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा। एटॉमिक नंबर की बात करो तो जनरली हम जानते हैं फिलहाल कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम इक्वल टू, ठीक है, एटॉमिक नंबर। ये होता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, जब हमारे नन्हे कदम थे, नन्हे कदम कहने का मतलब 9th में, है ना। अब तो आपके कदम बड़े हो चुके होंगे, है ना, इतने बड़े हो चुके हैं कि ज़मीन पर नहीं ठहरते होंगे ज़मीन पे कदम नहीं ठहर रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं हम लोग पढ़े थे बचपन में एकदम ऐसे ऐसे बढ़िया से बना के सर देते थे हम लोग को कि सर राउंड राउंड जलेबी बनाइए, तो राउंड जलेबी में नाइट्रोजन और प्रोटॉन डालते थे और इसके बाहर क्या रखते थे, ये राउंड जलेबी के बाहर इलेक्ट्रॉन रखते थे। यहाँ इस जलेबी में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इस सही, फिर इस जलेबी में 1 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन रहता था। 1 2 3 4 5 राम रहीम 3 इत्थे, 1 छूट रहा है बालक। अब सही है भाई साहब, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 3 इसको यहाँ से उड़ा दिया, अब सही है। अब देख भाई साहब, हम जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहता है। तो यहाँ से एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है मास नंबर। क्या होता है, परमाणु मास नंबर, द्रव्यमान संख्या।
तो भाई मास नंबर ठेठ भाषा में यही बोलता है, कुछ मत कर भाई, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। क्या है? इट इज अ सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना। तो भाई साहब मैं इसको डिनोट करूंगा ए से, ठीक है। ए बराबर जेड प्लस एन, जेड प्लस एन, दिस इज कॉल्ड मास नंबर, दिस इज कॉल्ड मास नंबर। ये जानना इसलिए जरूरी ताकि हमको आगे काम दे। फिर एक टर्म इसके बाद आएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, नाम से ही पता चल रहा है एटम की बात कर रहा है भाई साहब। किसकी बात कर रहा है? एटम का। वो एटम नहीं, ठीक है, ये एटम है, परमाणु वाला, ठीक है। तो देखो देखो क्या है, एटॉमिक मास में बात करता हूँ। कहता था मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ सिंगल एटम, वो लड़कों वाला सिंगल नहीं, ठीक है, वो लड़कों वाला सिंगल नहीं, ठीक है, यहाँ एक सिंगल वाला, एक वाला, ठीक है। तो मास ऑफ सिंगल एटम, एक एटम का जो मास होगा, ठेठ भाषा में बस यही रखना है हमको, यहाँ बैठ के बोर्ड का पेपर नहीं सॉल्व करना अभी, बस ये जानना है मास ऑफ सिंगल एटम जो होता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। देखो इसका यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास वो होता है AMU, इट मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है भाई साहब, एटॉमिक मास यूनिट। अब सर AMU को डिफाइन कीजिए सर, 1 AMU क्या होता है सर? तो भाई साहब ये कहता है कि एटॉमिक मास यूनिट का जो डेफिनेशन है, कहता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 को 1/12 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो लिख सकता हूँ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 लिखने का मतलब है कि कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 13 भी होते हैं, 3 होते हैं सर। तो अगर मैं AMU को निकालूं कि सर एक AMU को क्या लिख सकता हूं मैं भाई, बहुत बढ़िया से प्यार से 1/12 लिखूंगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, तो ये होता है भाई 1.99 गुने 10⁻⁻23 ग्राम। ये बाद में बताऊंगा आया कैसे, फिलहाल ये जान लेते हैं कितना होता है। अब एक बात बताओ, कुछ लोग कहेंगे सर हम मास को ग्राम में लिखेंगे। अरे भाई साहब ग्राम में लिखोगे एक एटम का मास, तो हर जगह ये लिख ले चलोगे? हर जगह नहीं लिखना चाहिए। हर जगह कहीं भी जाते हो तो पूरा घर का सामान लेके जाते हो, एक ATM ले लेते हो, पैसा ले तो काफ़ी है, तो पूरा घर का सामान नहीं ले जाना है, लिमिटेड चीज़ ले जाना है ना। बाल ना बच्चा नींद पड़े, अच्छा इतना काहे ले जाएंगे। अब देखो, तो हम लोग अगर मैं लिखूं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ? ऑक्सीजन ले रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना है भाई साहब, मास नंबर लिखना है। क्या लिखना है? मास नंबर लिखना है। लिखने का तरीका बता रहा हूँ, मास नंबर लिखना है और उसके साथ AMU लगा देना है। क्या लगा देना है? AMU, ठीक है भाई साहब, क्या लगा देना है? AMU। ऐसा ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है भाई साहब? तो 16 होता है सर, 16 AMU। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16 AMU। जब भी मैं एटॉमिक मास की बात करूँ तो समझना है एक एटम की बात कर रहा हूँ। कितने एटम की? एक एटम की बात कर रहा हूँ, 16 AMU। सर और एग्जाम्पल दीजिए ना सर। तो ले लीजिए सर। हाँ सर, तो क्लोरीन ले लेते हैं सर, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन दे दीजिए सर। हाँ तो ले लीजिए सर। 30 इसमें होता है 35 AMU। क्या होता है? कुछ लोग बोल रहे होंगे सर 35.5 पर, वो एवरेज एटॉमिक मास होता है, वो हम पढ़ेंगे।
एवरेज एटॉमिक मास भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ क्लोरीन का एक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा एटॉमिक मास, तो आप इसको लिख ले, ठीक है। आपको कीवर्ड क्या याद रखना है कि ये किसका होता है, सिंगल एटम का होता है, इसका एटॉम यूनिट क्या होता है, AMU होता है, ठीक है भाई साहब। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बता दूं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है भाई साहब जो हम लोग देखने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक। सर ये तो ठीक है सर, एक अभी आप बात छेड़ दिए थे, एवरेज एटॉमिक मास वो क्या है ना, एवरेज एटॉमिक मास क्या है, तो देख लेते हैं सर। एवरेज एटॉमिक मास क्या है सर, एवरेज एटॉमिक मास, देखिए एवरेज एटॉमिक मास क्या है। उससे पहले एक चीज़ जानिए कि जो हमारे यहाँ जो है बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप्स है, मतलब जुड़वा, क्या है, जुड़वा भाई है। ऑक्सीजन का जुड़वा भाई है, क्लोरीन का जुड़वा भाई है, हाइड्रोजन का जुड़वा भाई है, जो देखने में तो एक जैसा लगता है लेकिन कोई कुछ ज़्यादा मोटा है। मान लो 3 भाई है, एक का नाम है A, एक का नाम है B, एक का नाम है C, ठीक है, या ऐसे भी याद रख सकते हो। 3 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं, 3, एक का नाम है नैना, एक का नाम है मैना, एक का नाम है सुनैना। तीनों बहन जो हैं एक जैसा दिखती है आइसोटोप से, लेकिन एक का वजन कम है, एक का वजन कुछ और है, एक का वजन कुछ और है, तो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं उसको, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होता है, जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास पढ़ना है, तो इसमें जितने भी आइसोटोप्स हैं उसका जो परसेंटेज अबंडेंस है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज द परसेंट एवरेज ऑफ परसेंटेज, क्या है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ एन atoms and their isotopes, है ना, उसके परसेंटेज अबंडेंस, उसके देयर आइसोटोप्स। सर एग्जांपल दे दीजिए सर, एग्जांपल में मज़ा आएगा। हाँ तो ले लेते हैं, एक आता है क्लोरीन, क्या आता है, क्लोरीन को लेते हैं सर, बहुत फेमस एग्जांपल है। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स, एक क्लोरीन 1735, एक क्लोरीन 1737, ठीक है भाई साहब। ये जो तुम्हारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है ये 75% है और ये पाया जाता है 25%, ठीक है। अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास निकालूं, क्या निकालूं, एवरेज एटॉमिक मास निकालूं, तो हम क्या करेंगे, 35 का मतलब गुना 75% लेंगे, इधर लेंगे 37 का 25% लेंगे भैया। इसको कट किया तो 3/4, बहुत बढ़िया, 105/4 है कि नहीं भैया। इसको लिया तो 4 4 37/4 भैया, है कि नहीं भैया। तो बिहार से ना, तो भैया बोले बिना नहीं रहते हैं, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे भैया बोल देना, रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। अब बिहारी के खून में रिस्पेक्ट बसता है, सबको भी रिस्पेक्ट करना जानते हैं। कितना हो जाएगा, 7 5 12 का 2, 3 1 4,
और ये कितना भाई साहब, कितना 1, 7 ये हो जाएगा सब सही हो रहा हूँ ना, 35, 3, 37, 25, इसको डिवीजन दे देंगे तो पहले इसको काट देता हूँ, इसे छोटा 71 अब I2 तो ये आ जाएगा 35.5, कितना आ जाएगा 35.5। अब जो तुम लोग पढ़े थे अब तुमको क्लियर हो गया। तो वास्तव में वो क्या है, वो एवरेज एटॉमिक मास है। वो क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, तो आज भर इतने ही रहते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास और जो प्रोसेस है आगे का उसको पढ़ेंगे। तो आज भर इतना ही। ठीक है, ओके बाय।